बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। नरेंद्र मोदी जी को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की ज्यादा चिंता है, उनको वो धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, बलूचिस्तान को धन्यवाद और बधाई देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कश्मीरियों से बात करने तैयार नहीं है। पहले हम लोग अगर विश्वास पैदा करना है कश्मीर में, चाहे इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर हो या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो, अगर यहाँ पर विश्वास लोगों के मन में कायम करना है तो बातचीत के जरिए से ही हो सकता है। जवान जो उधर के हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही, तो बड़ा गुस्सा है बलूचिस्तान पे। और हमने भी, भारत, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया है कि पीओके भारत का है, और ये बयान दिया था पार्लियामेंट में जब उनकी पूरी ऑपोजिशन पार्टीज ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। तो बलूचिस्तान में कहते हैं नवाज शरीफ के समय से आते हैं बलूचिस, कहते हैं उसने बहुत मिलिट्री का दम लगाया है और जो लोग बात करते हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। खालिद कुरैशी साहब से आगे बढ़ना चाहेंगे। नमस्कार खालिद साहब। हाँ सर, नमस्कार। बताएं क्या कहना चाहेंगे। सर, लोग कहते हैं कि मोदी साहब कहें या कोई और भी कहें कि नतीजों का हमारा भारत का हिस्सा है, वो भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा है, बांग्लादेश पाकिस्तान से भारत के तो हिस्से हैं ये। लेकिन उसके बावजूद कश्मीर हैरान है, कश्मीर में अमन बहाली की कोशिशें जारी है और क्या नरेंद्र मोदी नाकामयाब है। सुनील जी, ब्रेक से पहले आपसे बात छूट गई थी। मैं पाकिस्तानी एम्बेसडर और हिंदुस्तानी एम्बेसडर जो कि पाकिस्तान में है, गौतम बम्बा वाले नाम है उनका, उनको लेकर आऊँगा। वो एक तरफ पाकिस्तान में बात करते हैं तो बात करते हैं बलूचिस्तान की, लेकिन ये बात अब के दौर में शुरू हुई। इससे पहले जब उनकी तैनातगी हुई तो वो अमन बहाली की कोशिशों के बीच में रेंजर्स से मुलाकात का सिलसिला, ईद पर पार्टी का आयोजन, योगा शिविर, इस तरह के आयोजनों में रहे। दूसरी तरफ अब्दुल बासित हिंदुस्तान में हैं, उनकी लगातार कोशिश रही कि कश्मीर में दखल देते रहें, लगातार कोशिश रही अलगाववादियों से बातचीत करें। लाख मनाही के बावजूद रोज़ा इफ्तार पार्टी में उन्होंने अलगाववादियों को न्योता दिया। ये जो दो कदम है ये भारत की कूटनीति को साफ तौर पर निकाल कर रख देते हैं। मैं जानना चाहूँगा क्या ये नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामयाबी है? देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार की तो नाकामयाबी तभी हो गई थी जब वो वेद प्रकाश वैदिक को हाफिज सईद से बात करने के लिए भेजे। आप बात तो समझिएगा, आपको बात किससे करनी और किससे नहीं करनी, जब तक आप इस हेयर लाइन को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे। और ये तो हेयर लाइन नहीं, ये ब्लंडर्स है कि आप हाफिज सईद से बात करने के लिए वेद प्रकाश वैदिक को भेज रहे हैं, बैक चैनल आप चला रहे हैं, किससे बात करने के लिए? हाफिज सईद से बात करने के लिए। आप मशरत आलम को रिलीज करते हैं, आप उनको थैंक्स बोलते हैं। बात आपको करनी है, निसंदेह संवाद होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए, मगर बात होनी चाहिए कश्मीर के युवाओं से, बात होनी चाहिए जिन लोगों का भारत के संविधान के अंदर विश्वास है, जो भारत को कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। आप उनसे बात कीजिएगा। और सच्ची बात तो है कि मुट्ठी भर लोगों को हम एलिनेट नहीं करके, और हमने उनको मेन स्ट्रीम बना दिया है। अब्दुल बासित को खुला छोड़ा हुआ है हिंदुस्तान में। देखिए, हो क्या गया, आप कश्मीर की अच्छी तरह समस्या को आप समझिएगा कि वहां एक मुट्ठी भर लोग हैं, बहुत छोटी से मुट्ठी भर लोग हैं जो पाकिस्तान के हाथों से खेल रहे हैं। अब प्रश्न है कि आप उनको साइडलाइन करते हैं, उनको आप एलिमिनेट नहीं। मेरा सवाल यह है कि हम पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बार बार मौका दे रहे हैं कि वो कश्मीर से जुड़े हुए लोगों से जो कि अलगाववादी तत्व हैं उनसे मिले और इस हिंसा को बढ़ाने में लगातार हम उन्हें भूमिका मैसेज नहीं दे पा रहे। भाई आप बात समझिएगा, प्रधानमंत्री का दूत अगर जाके हाफिज सईद से मिलता है पाकिस्तान के अंदर, तो फिर अब्दुल बासित तो करेगा ही करेगा ये काम। कौन सी गलत बात है? जब आपका प्रधानमंत्री का जो दूत है वेद प्रकाश वैदिक, वो पाकिस्तान में जाके हाफिज सईद से बात करते हैं, तो फिर अगर बासित कर रहे हैं तो बासित के उस काम को फिर कैसे आप दर्शक और आप उसका औचित्य खत्म करेंगे? दिनेश जी सीकर से और राजेंद्र जी अजमेर से हमारे साथ है। राजेंद्र जी नमस्कार। आपका तो नमस्कार साहब। बताएं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारत का कश्मीर जो है आज 70 साल में कई चुनाव हो गए, शांतिपूर्ण हो गए, राष्ट्रपति शासन की इतनी जरूरत नहीं पड़ी और प्रशासकीय व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ी। पाकिस्तान का कश्मीर की हालत खराब है, उसको तो संभाल नहीं सकते वो। चलिए, आप मोदी जी के विचारों से सहमत है, धन्यवाद आपका। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार पारिक साहब। बताएं सर।
पारिक साहब, सबसे पहले तो मैं मनीष जी के बारे में कहूंगा, इनकी स्थिति कई दिनों से खराब हो रही है। आप या दूसरे और चैनल कभी गाय के नाम पर, कभी मंत्री समूह जो जिलों में गया बीजेपी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं उस पे, कभी कश्मीर के मुद्दे पर, तो इनको उलटबाजी हो रही है। और मैं ये पक्का कहूंगा कि एक मुहावरा है कड्डी बिगाड़, और ये जो केंद्र की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, इसने कश्मीर की कड्डी को बिगाड़ दिया है। इन्होंने सारी शोल डिप्लोमेसी करी। सबको पता है पूरी दुनिया में कि अमेरिका वो देश है जो पाकिस्तान को जिंदा रखे हुए था, और अब चाइना जिंदा रख रहा है। अब मोदी जी अमेरिका के भरोसे रहते हैं। अभी पिछले दिनों जाके उनके आने के 2 दिन बाद अमेरिका ने 5300 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए। सबसे पहले सतर्क रहना होगा चीन से और अमेरिका से। उसके बाद कहां पर चूक हो रही है विदेश नीति में, फिर सवाल खड़ा होता है। मैं जानना चाहूंगा मनीष जी, कहां पर चूक हो रही है? आपने जो उच्चायुक्त भेजा वो वहां पाकिस्तान में ठीक से एक्ट नहीं कर पा रहे। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आपको कब क्या स्ट्रेटेजी काम में लेनी है, किस कदम को उठाना है, उस पर ठीक से बात नहीं हो पा रही। नहीं, उसका रीजन ये है कि वो हमारे कहने में नहीं है पाकिस्तान, वो अपने हिसाब से चलेगा। जहां भी द्विपक्षीय बात होती है, जहां भी जिस बात रखी जाती है, पूरी चर्चा होती है, जिन कश्मीरी युवाओं से कांग्रेस 40 साल में बात तक नहीं कर सकी, आज ये कह रहे हैं उलटबाजी हो रही है। नहीं है, और अब कहते हैं हुर्रियत से करें कि उनसे क्यों कर रहे हैं, और वेद प्रकाश वैदिक को नरेंद्र मोदी का दूध बता रहे हैं। बताओ आप, अब ऐसे हालात में क्या बात हो सकती है? मैं तो इसलिए कहना चाहता हूं कि वेद प्रकाश वैदिक जी ने खुद ने कहा कि मैं 6 बार पाकिस्तान गया हूं, मैं मोदी जी के पहले भी जाता था। मैं तो वरिष्ठ पत्रकार हूं। अब ये कहते हैं मोदी जी को भेजा उन्होंने, बोलो। अब इसलिए यही बात हो रही है बस। अल्टीमेटली मस्जिद के बारे में कोई बात नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं, और कश्मीरी युवाओं से बात करनी चाहिए। हल तो है नहीं केवल पत्थर फेंकते रहो बैठे बैठे। बड़ी बात बता दीजिए मुझे क्या कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, इन सवालों को छोड़ जी इसीलिए जब अमन तरीके से चुनाव हो जाने के लिए अगर कोई मुख्यमंत्री कहती है कि सबका धन्यवाद, तो ये कहते हैं कि अलगाववादियों का धन्यवाद कर रहे हो। अलगाववादी और जब स्पेसिफिक बोला सर, अरे मेरी बात तो सुनो आप, जो भी इन्होंने कहा है तो कहा है, स्पेसिफिक बोला सर, रिकॉर्ड पे सर, वो रिकॉर्ड पे सर, वो रिकॉर्ड पे सर, वो रिकॉर्ड पे धन्यवाद। एक तब इनको ये लगता सर, वो रिकॉर्ड पे अलगाववादियों को धन्यवाद, रिकॉर्ड पे। अल्टीमेटली दे आर कंफ्यूज्ड। राम माधव का जिक्र कर रहे हैं, वो जब चुनाव के बाद कहा गया, एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। जी, इसमें मैंने आपको पहले भी कहा, ये बड़ी ताकत है कि जिस केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी कश्मीर में उसी की सरकार है, वो सहभागी है। ये देश में, विदेश में, संसार में संदेश है कि वहां पर अमन पसंद लोग हैं, भारत के साथ रहते हैं, उन्हीं को वोट दे रहे हैं, वो उन्हीं की सरकार है। ये बात इनके समझ में नहीं आएगी, इसलिए कह रहा हूं 42 दिन से कर्फ्यू लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, अगर ये सब बातें कायम है तो? जी, 42 दिन से कर्फ्यू लगाने की जरूरत कह रहा हूं कि अल्टीमेटली 9 जुलाई से जो चालू हुआ दौर है वो बरकरार है। ये बात समझ नहीं आती है कि मुट्ठी भर लोग हैं, उन लोगों से, युवाओं से बात कर ली जाए। पूरा कश्मीर हैरान परेशान है उन्हीं मुट्ठी भर लोगों के कारण। ये तो बात है ही। अब ये जब अलगाववादियों का आप प्रश्रय नहीं देंगे और इस तरह की आप तो पसोपेश में करेंगे, उन पे सीधा अटैक। करोड़ी सिंह जी, राजनाथ सिंह जी का जिक्र कर लीजिए, मनमोहन सिंह जी का जिक्र कर लीजिए, या कश्मीर सरकार का निर्मल सिंह से लेकर मुफ्ती का जिक्र कर लीजिए। एक बात समझ में नहीं आती, कभी अलगाववादियों को लाना चाहते हैं बातचीत के लिए और कभी दरकिनार कर देते हैं। किस बात की पसोपेश है? देखिए अश्विनी जी, समस्या यह है कि मीडिया परसेप्शन क्रिएट करता है, एक दूसरा होकिस परसेप्शन होता है। वो तो हमारे नेतृत्व है, वो कभी मीडिया के परसेप्शन को अपने ध्यान में रख के काम करते हैं, कभी हॉकिस परसेप्शन को, और उन दोनों की पेशो पेश में रहते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में जाएं। मीडिया एक तरीके से प्रोजेक्ट करता है, हॉकिस परसेप्शन दूसरा होता है, और फिर ये चाहते हैं कि हम इसको सॉल्यूशन करें, जो प्रॉब्लम दिखती है उतना ही, उनका गहन तरीके से एनालाइज करके हम समझना ही नहीं चाहते समस्या का। 3-4 चीजें हैं मेरे ख्याल से। पार्ट हैं। संसद में प्रस्ताव कश्मीर को लेकर पारित हुआ, सर्वदलीय बैठक में बात आई कि अखंडता पर कोई समझौता देश की नहीं होगा। उन सब के बावजूद क्या कदम है जो उठाने से अभी भी मोदी सरकार चूक रही है? देखिए, कश्मीरियत के बात मैंने पहले भी कहा है कि कश्मीरियत के कई पार्ट हैं, उसमें हिंदू भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, मुस्लिम भी हैं और ट्राइबल लोग। घाटी की बात करना चाहता हूं, तो कश्मीरियत को मजबूत करना, 6 जिलों की बात करना चाहता हूं। तो आपको कश्मीरियत को मजबूत करना पड़ेगा, और कश्मीरियत को मजबूत करने के लिए कश्मीर को जिस तरह से कश्मीरियत को डिवाइड किया है, आज भी कश्मीरियत के जिस तरह से हर्ट किया है, लोग कश्मीर के लोग हैं वो हर्ट फील कर रहे हैं कि क्यों आधा कश्मीर पाकिस्तान में चला गया, आधा हिंदुस्तान में है, कुछ चाइना का पार्ट है। ये जो कश्मीर को बांटा गया है
और ये जो बांटने वाली बात है, उसके बीच में हिंसा भड़काने वाली बात को रोकने के लिए क्या अब मौजूदा सरकार के प्रबंधन में नाकामियां साफ झलकने लगी है? देखिए, निश्चित रूप से कुछ नाकामियां हैं, क्योंकि नाकामियां इस सेंस में है कि आप केवल मिलिट्री के थ्रू या पैरा मिलिट्री के थ्रू या इंटेलिजेंस के थ्रू कंट्रोल आपसे भी मेरा यही सवाल है जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब तक जितने भी समझौते हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के आज तक जितने भी प्रयास हुए, उन प्रयासों को सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये राजनेताओं का जिस तरीके से गठबंधन बने हैं अभी, और शासन जिस तरीके से हासिल करने की कवायद कश्मीर में हुई है, पीडीपी और बीजेपी का एक गठबंधन बना, उसने जिस तरीके से शासन हासिल किया, मुझे लगता ये है कि इसने चीज़ों को बहुत बांट दिया। जो राजा हरि सिंह के वक्त में भी ऐसा ही सिलसिला था, और हरि सिंह के वक्त में नहीं, हम तो इंदिरा गांधी के बाद की बात करते हैं, चलिए उस पर आ जाते हैं कि जब दौर बदला, जब इतिहास चला जा रहा है तो उस पे जो हैंडलिंग इतनी पुअर रही है, उस हैंडलिंग का नतीजा यह है कि जो नौजवान पीढ़ी है, उस नौजवान पीढ़ी का यकीन हमारे सिस्टम से उठ रहा है, और वो सिस्टम से उठने से रोकने के लिए संवाद एकमात्र जरिया है, जिसके लिए मेरा ऐसा ख्याल है कि मनमोहन सिंह की सरकार ने कोशिश की थी। ये सवाल यहाँ पर उठता है कि कश्मीरी अवाम में नौजवान जो तबका है वो हिंदुस्तान से खुद को अलग क्यों महसूस करने लगा? उस नौजवान को जब प्रधानमंत्री बात करते हैं कि लैपटॉप थमा दिया जाए, उसी वक्त उसके हाथ में पत्थर क्यों नजर आता है? एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं, चर्चा के दौर को जारी रखेंगे। जो आज तक सरकारों ने बातचीत के से प्रयास से जो मुद्दा हल करना चाहा, मुझे तो ऐसा संभव नहीं लगा कि बातचीत से हो सकता है। जो आज सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, और ठोस कदम उठा के और इन पे जो निर्णय लेके और इस हल जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि अलगाववादी है, उनका कहना हमेशा ऐसा है कि वो अपनी जिद पे अड़े रहने वाले हैं, तो इसके लिए सरकार को तो पूरी तरह से तैयारी करके उनके एक्शन लेना चाहिए, ताकि उस समस्या का सही समाधान हो सके।